तो वेव ऑप्टिक्स के लिए पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारे पास आज सेकंड वीडियो है। कल हमने वीडियो में कुछ अच्छे पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे, बढ़िया वाले। आपने वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको लिंक मिलने वाला है। हम लोग आज लगाते हैं कुछ नए और बढ़िया से क्वेश्चंस। तो कल हमने कितने क्वेश्चंस लगा लिए थे? कल हमने लगा लिए थे क्वेश्चन 6 लगा लिए थे। कल वाले क्वेश्चन हमने 6 नंबर तक लगा लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। आइए जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा भाई हमसे, फटाफट जल्दी से। हाँ आइए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया हमको। क्वेश्चन में दिया गया टू प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव्स। अब दो मोनोक्रोमैटिक वेव्स हैं प्रोपगेटिंग इन टू प्लेन इन सेम डायरेक्शन। दोनों वेव्स जो है वो एक ही प्लेन में जा रही हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब ये दो वेव्स है ना, ये आगे चल के क्या होंगी, ये सुपर इंपोज हो जाएंगी और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई वेव मिलेगी। ऐसा ही पढ़ा था हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, और हमारे पास इंटरफेरेंस का भी मेन बेसिस यही है। तो ये दो वेव चल रही हैं हमारे पास जिनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। आगे कह रहे हैं विद एम्पलीट्यूड ए एंड 2a। अब पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड आपको दिया है a और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड आपको दिया है 2a। दो चीजें दे रखी हैं आपको। फिर क्या कह रहे हैं, आर डिफर इन फेज बाई π/3। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो है π/3। कंबाइंड कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। तो दो वेव है, दोनों कंबाइन हो रही है, तो दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। जबकि पहली वेव का एम्पलीट्यूड a है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड 2a है और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस π/3 है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। जल्दी से आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि दो वेव हैं, पहली वाली का एम्पलीट्यूड का मतलब है हमारे पास ये आपको दिया है a1। पहली वाली का एम्पलीट्यूड दिया था आपको a, दिया था ना। दूसरी वाली का एम्पलीट्यूड आपको a2, ये कितना दिया है, ये आपको दिया है 2a। तो दो वेव हैं, एक का एम्पलीट्यूड a और एक का 2a, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सुपर इंपोज होंगी, रिजल्टेंट वेव देंगी। दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, एक बार चेक कर ले, π/3 है शायद। तो π/3 हमारे पास फेज डिफरेंस हो गया। इतनी तो बात समझ में आ रही है। फिर आपसे कह रहे हैं कि बताइए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने कल इंटेंसिटी वाला फार्मूला पढ़ा है, जैसा आपका इंटेंसिटी का फार्मूला है वैसा ही आपका एम्पलीट्यूड का फार्मूला। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड इक्वल्स तो आपको बस इतना याद रखना है कि इंटेंसिटी इक्वल्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो कल वाले फार्मूला से ही हम एक फार्मूला बना लेंगे। और अगर आपको ध्यान हो, जब हमने मेन डेरिवेशन किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, उसके बाद इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी, तो वहां पर हमने पहले एम्पलीट्यूड ही कैलकुलेट किया था। तो उसको हम यहां पर एक बार लिख भी लेते हैं कि वी नो दैट, भाई क्या हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर इक्वल्स क्या था जरा बताना, ए स्क्वायर इक्वल्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ये अपने पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आया था और यहां से ही हमने देखा था कि ये रिलेशन लगा के कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने इसको ही हमने रिप्लेस कर दिया था, I इक्वल्स I1 प्लस I2, ऐसा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, प्लस 2। अब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर थी तो ये आता था √I1 I2 और cos फाइव। तो ये दो फार्मूला हैं आपके पास। न्यूमेरिकल में आपसे वो इंटेंसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको अलग अलग वेव की इंटेंसिटी दी होगी और फेज डिफरेंस दिया होगा तो आप इस फार्मूला लगा के इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। वरना यहां पर आपसे एम्पलीट्यूड पूछा गया है तो हम यहां पर सिर्फ एम्पलीट्यूड की ही बात करते हैं। ये तो सब गया। अब एक बात जरा आप बताना, हाँ, तो एम्पलीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो ये स्क्वायर आगे जाकर पहले क्या लग जाएगा, ये आगे जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा सबसे पहले तो। अब a1 स्क्वायर, a1 कितना है a, तो a1 को क्या लिख देंगे हम, a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास वो 2a, एक बार चेक कर लेते हैं। तो a 2a और π/3, ठीक है। तो 2a है तो 2a का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ रही है। a स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। फिर प्लस लगा दिया 2 इंटू a1, a1 कितना है, a1 कितना है a, तो 2 इंटू a इंटू कितना a2 कितना a2 है 2a और साथ में cos फाइव। अब हो जाएगा cos फाइव बोले तो cos 60।
इतनी तो बात समझ में आ रही है। तो अगर आप निकालेंगे a इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई, a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 5a स्क्वायर। अरे a स्क्वायर और 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर हो गया। अब प्लस लगाइए, पहले इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 2 इंटू 2 4 और a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। हाँ बताओ, इतनी बात समझ में आ रही क्या? 2a इंटू 2a है ना, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर, मतलब 1 बाई, जल्दी से 1/2। कुछ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो 2 2 जा 4। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 5a स्क्वायर प्लस, ये तो कैंसिल हो गया था, इधर कितना बचा 2a स्क्वायर। अब बहुत आराम से आप इसको देखिए एक बार जरा, बिल्कुल बस आंसर आ ही गया हमारा। तो एम्पलीट्यूड इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 5a स्क्वायर और 2a स्क्वायर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7a स्क्वायर। अब a स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे और हम आंसर लिख देंगे यहां पर। आइए जरा, तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो 7 तो रहेगा ना, √7, और आपने a स्क्वायर का बाहर निकाला तो √7a। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपकी जो रिजल्टेंट वेव है, ये उसका क्या निकल के आएगा, एम्पलीट्यूड निकल के आने वाला है। आ रही ना इतनी बात समझ में? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको वो फेज डिफरेंस पूछ सकते हैं, आपसे A1 या A2 पूछ सकते हैं, या रेशो पूछ सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला लगाकर जो भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, उसको आप बढ़िया करके कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं थोड़े से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा 7 बढ़िया करके निपट गया है। अब बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो एक बार जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा कैसा है ये, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में तुमसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ए लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 मिलीमीटर, 630 मिलीमीटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे लेजर लाइट है, वेवलेंथ तो नैनोमीटर में होगी, शायद हो सकता है कि मिसप्रिंट वगैरह कुछ हो गया हो, तो उसको नैनोमीटर ही कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई उसको, नैनोमीटर। तो लेजर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट्स। जो वेवलेंथ है हमारे पास वो स्लिट्स के ऊपर आ रही, मतलब डबल स्लिट के ऊपर आ रही है। प्रोड्यूसेस as interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 mm। तो बात समझ रहे हैं आपको एक वेवलेंथ दी है कि आपने एक लाइट सोर्स लिया जिसकी वेवलेंथ 630 नैनोमीटर है, और आपने उसको डबल स्लिट के ऊपर स्ट्राइक किया। जाहिर सी बात है, डबल स्लिट के ऊपर आप एक लाइट पैटर्न स्ट्राइक करोगे तो आपके पास फ्रिंजेस बनेंगी, स्क्रीन पर बनेंगी ना। अब वो जो फ्रिंजेस बन रही हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि वो फ्रिंजेस जो बन रही हैं उनका सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन 8.1 है। अब फ्रिंज सेपरेशन क्या है, एक तो हमने पढ़ा था, देखो फ्रिंज पोजीशन जो था x इक्वल्स एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये था फ्रिंज पोजीशन या फ्रिंज लोकेशन। फिर हमने पढ़ा था एक फ्रिंज विद होता था बीटा इक्वल्स टू क्या होता था, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता था ना यार। तो ये फ्रिंज सेपरेशन का मतलब है तुमसे फ्रिंज विद दी गई है, ये कि जब तुमने लाइट सोर्स कितना यूज किया 630 नैनोमीटर, तो तुम्हें जो इंटरफेरेंस फ्रिंज मिल रही है उसकी फ्रिंज विद है 8.1 mm। क्या बात समझ में आ रही है? आगे कह रहे हैं, देखो आगे कह रहे हैं ये ए सेकेंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब एक कोई दूसरी तुमने सेकेंड लाइट ली है जो तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है, इन विच द फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 mm। तो यहां पर तुम्हें दूसरे वाले लाइट सोर्स के लिए फ्रिंज विड्थ फिर से दे दी गई 7.2 मिलीमीटर। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट सोर्स। दूसरे वाले लाइट सोर्स की वेवलेंथ तुम्हें कैलकुलेट करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, कि पहला सोर्स दिया गया है, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रिंज विड्थ दी हुई है, दूसरे सोर्स की वेवलेंथ नहीं दी, कह रहे कैलकुलेट करो, जबकि उसकी फ्रिंज विड्थ तुम्हें दी हुई है। आओ जल्दी से, तो 630 नैनोमीटर वेवलेंथ पर फ्रिंज विड्थ मिल रही है 8.1 mm। आओ जल्दी से, तो इसको हटाते हैं, अगले पे चलते हैं। आइए जल्दी से, तो पहले सोर्स की वेवलेंथ थी तुम्हारे पास 630 नैनोमीटर, इस पर तुम्हें जो फ्रिंजेस मिल रही थी उनका फ्रिंज सेपरेशन का मतलब फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ तुमको β1 दे रखा है पहले वाले सोर्स के लिए, और β1 तुम्हें कितना दे रखा था, देखो 8.1 है ना, बहुत बढ़िया, 8.1 mm। ये चीज समझ में आ रही है कि तुम्हारे पास सोर्स की वेवलेंथ थी
630 नैनोमीटर। तो तुम्हें फ्रिंज कितनी मिल रही है, उसकी फ्रिंज विड्थ मिल रही है 8.1 मिलीमीटर। आगे तुमसे कह रहे हैं कि एक दूसरा लाइट सोर्स यूज किया गया जिसकी वेवलेंथ तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें निकालनी है, जबकि उसने जो फ्रिंजेस बनाई हैं दूसरे लाइट सोर्स ने, तो वो फ्रिंजेस जो तुम्हारे पास आ रही हैं दूसरे वाले सोर्स के लिए β2, वो तुम्हारे पास 7.2 मिलीमीटर की है। तो वो हमारे पास कितनी है 7.2 मिलीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है यार? ये तुमसे क्या रहा है कि इतने सोर्स पर इतनी फ्रिंज विड्थ, तो कौन सा सोर्स होगा जो फ्रिंज विड्थ इतनी देगा? कुछ ना करो, फार्मूला लिखो भाई, लिखो। वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ होती है बीटा इक्वल्स हाँ जी डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है बीटा इक्वल्स डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। देखो भाई बहुत सीधी सी बात है, बिल्कुल फार्मूला रिवाइज करोगे बढ़िया करके तो न्यूमेरिकल लगेंगे, वरना बहुत परेशानी आती है न्यूमेरिकल लगाने में। तो फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब अपने पास दो केस हैं, एक तो β1 और λ1 के लिए, एक β2 और λ2 के लिए। अच्छा एक बात बताना, तुमने सिर्फ लाइट सोर्स चेंज किया है, ये रखा होता है सोर्स, ये सोर्स है, ये स्लिट S1 S2 डबल स्लिट, इसके बीच की ये डिस्टेंस है तुम्हारे पास स्मॉल डी, ये कैपिटल डी है, यहां पर ऑब्जर्वेशन स्क्रीन रखी हुई है। तुमने सिर्फ ये सोर्स चेंज किया, क्या स्लिट का सेपरेशन चेंज किया? नहीं किया। क्या स्क्रीन की और स्लिट की पोजीशन में कोई चेंज किया? बिल्कुल नहीं किया। तो भाई ये स्मॉल डी और कैपिटल डी ये नहीं बदले हैं तुम्हारी सिर्फ क्या बदली है? सोर्स बदला है, तो क्या बदल जाएगी? वेवलेंथ बदल जाएगी। और वेवलेंथ बदलने से यहां जो फ्रिंजेस मिल रही थी उनकी फ्रिंज विड्थ पर क्या पड़ेगा? उनकी फ्रिंज विड्थ पर फर्क पड़ेगा। तो ये डी और डी ये किसी एक सेटअप के लिए जब तक आप चेंज नहीं कर रहे हो वो फिक्स रहते हैं। तो इसको हटाते हैं, तो तुम्हें सब पता ही है। आओ जल्दी से, तो यहां से हटाओ जल्दी से। अब देखो जरा, क्या इस फार्मूला से फार्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमारे पास देखो पहला फार्मूला β1 का कितना हो जाएगा? डी λ1 बाई स्मॉल डी। ये चीज तो समझ में आ रही है, डी और डी बदलेगा नहीं। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। इधर बनाओ जरा, इधर इस वाले के लिए भी यही बना लेते हैं। हाँ देखो भाई, इधर देखो, β2 इक्वल्स डी λ2 अपॉन स्मॉल डी। अरे यार सोर्स बदल रहा है तो तुम फ्रिंज विड्थ बदल रहे हो बस, डी और डी कहीं नहीं बदलेगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, अगर यहां से तुम देखो d अपॉन डी कितना आ जाएगा? β1 अपॉन λ1 आ जाएगा ना। यहां से इक्वेशन फर्स्ट से अगर तुम देखो जरा, देखो भाई, अगर तुम इक्वेशन फर्स्ट से कैलकुलेट करना चाहो d अपॉन डी, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा, एक सेकेंड, हमारे पास आएगा β1 अपॉन λ1 इक्वल्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यार कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी यहां से निकालना है तो λ1 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ गई? β1 अपॉन λ1। इधर देखो, इधर यहां तुम्हारे पास क्या, यहां पर तुम्हारे पास कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो तुम रख सकते हो, यहां पे पुट रख दो जल्दी से, पुट इन सेकेंड। वरना तुम यहां से भी तुम कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ले आओगे तो भी तुम्हारे पास वहां पर से एक वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन डी, उसको बराबर कर सकते हो। बहुत तरीके क्वेश्चन को लगाने के। वरना तुम क्या कर सकते हो, तुम यहां पर से सीधे लिख सकते हो कि डी कांस्टेंट है। बहुत तरीके हैं भाई, डी कांस्टेंट है तो β1 प्रोपोर्शनल किसके होगा? λ1 के, और β2 प्रोपोर्शनल किसके होगा? λ2 के। तुम यहां से सीधे इसको डिवाइड कर सकते हो। तुम यहां से रेशो बना लो, तुम्हारे पास आ जाएगा β1 अपॉन β2 इक्वल्स λ1 अपॉन λ2। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास बहुत तरीके, हम सीधा हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से d अपॉन डी निकाल लिया, β1 अपॉन λ1, उसको यहां पर रखने वाले हैं बस सेकंड वाली इक्वेशन में। देखो इतनी चीजें हमने यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो जरा, तो अगर आप उस वैल्यू को यहां पर रखोगे, अब देखो जरा ये आने वाला क्या है, तो β2 इक्वल्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कितना निकाला हमने निकाला β1 अपॉन λ1 मल्टीप्लाई कौन है? मल्टीप्लाई है λ2। भाई वैल्यूज रखनी है सिर्फ, बहुत आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो β1 तुम्हारे पास कितना है? 8.1। अब एक चीज और भी है, यूनिट यहां चेंज नहीं करेंगे, वो रेशो आ रहा है ना सारे, तो वो कैंसिल हो जाएगी वेवलेंथ की वैल्यू, वरना वेवलेंथ चेंज करते नैनोमीटर को। तो β1 लिखा तुमने, इनटू में λ2। अच्छा तुम्हें λ2 निकालना है यहां से, तो बात तो सही है। तो हम फिर यहां से ये वैल्यू क्यों रख रहे हैं अभी?
तुम्हें जब यहां से लेमडा 2 निकालना है, लेमडा 2 निकालना है, तो क्या यहां से सीधे सीधे हम इसको आगे भेज दें, इसको आगे भेज दें, तो हमारे पास लेमडा 2 कितना आ जाएगा, लेमडा 2 आ जाएगा बीटा 2 लेमडा 1 अपॉन में कौन, बीटा 1, ये आ जाएगा ना लेमडा 2। अब इसको लेमडा 2 को कैलकुलेट कर लो, तो तुम्हारे पास बीटा 2 की वैल्यू थी 7.2, बीटा 2 तुम्हारे पास कितना था 7.2 इंटू लेमडा 1 कितना था तुम्हारे पास, लेमडा 1 था 630, तो लेमडा 1 को लिख दिया तुमने 630 अपॉन में बीटा 1 कितना था तुम्हारे पास 8.1, तो बीटा 1 था तुम्हारे पास 8.1। तुमने धीरे धीरे क्या करा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया तो तुमने क्या कर रहे हो, अब कुछ नहीं करोगे तो कैंसिल हो जाएगा क्या, ये बिल्कुल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, कितने बचे 2, तो 3 7 जा 21, यहां भी देखो 3 2 जा 6 1 आया और 3 4 जा 12, अब 24 27 ये भी 3 से कैंसिल हो जाएंगे, फिर से कर दो 3 9 जा 27 3 8 जा 24, तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 630 अपॉन में 9, फिर कुछ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 7 जा 21 0, तो हमारे पास कितना आने वाला है भाई, हमारे पास आने वाला 8 इंटू 70 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, लेमडा 2 कुछ कैलकुलेशन में देख लेना एक बार, कुछ मसला ना हो जाए कहीं पे, ठीक है, ये 8 था 27 9 था 630 था 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ठीक है बढ़िया। तो हमारे पास लेमडा 2 कितना आ जाएगा यहां पर 8756 हो जाएगा और ये 0 आगे लगा हुआ है, तो अपने पास जो एक आंसर आ रहा भाई लेमडा 2 की वैल्यू ये आ रही है 560 और लेमडा 1 की जो यूनिट होगी ना वही यूनिट यहां पर लिखी जाएगी, एसआई यूनिट की जुगाड़ में ना रहना क्योंकि आपने सिस्टम को चेंज नहीं करा कुछ भी, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा नैनो, आंसर आ जाएगा नैनोमीटर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आपके पास कई तरीके हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बीटा 1 अपॉन लेमडा 1 इक्वल्स बीटा 2 अपॉन लेमडा 2, वहां से आपको जो निकालना हो, हमेशा जरूरी नहीं है तुम्हें, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा तुम्हें लेमडा 2 ही निकालना हो, तुम्हें बीटा भी निकालना हो सकता है, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व वगैरह तुम आराम से कर सकते हो, ले लो भाई, ले लिया, ठीक है, आओ हटाते इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो 8 तो हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में तुमसे क्या बताया गया है, तुमसे बोला गया येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। अब एक येलो लाइट ली है तुमने जिसकी वेवलेंथ तुम्हें दी हुई है, जिसकी वेवलेंथ तुम्हें कितनी दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम, प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस ऑफ विद 0.8 mm, तुम्हें वेवलेंथ लेमडा 1 दी है, इसके साथ फ्रिंज विद दी है तुम्हें बीटा 1, बहुत बढ़िया चीज है। आगे कहां थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कि कोई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुमने परफॉर्म किया है जिसमें वेवलेंथ तुम्हें 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है और तुम्हें फ्रिंज विद दे रखी है 0.8 mm, इतनी बात समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया। आगे कह रहे हैं इफ द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ 7500, ये क्या कह रहे हो तुमसे कि तुमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स से चेंज कर दिया एक सोर्स को जिसकी वेवलेंथ तुम्हें दे रखी है, पिछले बार वाले क्वेश्चन की तरह ही है क्या, बस वहां वेवलेंथ नहीं दे रखी थी। आगे कह रहे हैं एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज डबल्ड, अब की इन्होंने सेपरेशन के साथ भी छेड़छाड़ करी है, वो जो स्मॉल वाला डी था S1 S2 के बीच की डिस्टेंस उसको भी बदला है इन्होंने सोर्स बदला, उसकी तुम्हें वेवलेंथ दी है, साथ ही साथ इन्होंने यहां पर ये भी चीज बदल दी यार, स्मॉल डी भी चेंज कर दिया है। फाइंड द फ्रिंज विड्थ, कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा पिछले वाले की तरह सेम है, बाकी यहाँ वेवलेंथ दी हुई है फ्रिंज विड्थ निकालना, लेकिन एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दी इन्होंने जो फ्रिंज के जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन था उसको डबल कर दिया। आओ पहले तो चीजें लिख लेते हैं, तो लेमडा 1 6000 है, उस पर फ्रिंज विड्थ 0.8 मिल रही है, आओ जल्दी से। तो हमारे पास देखो, हमारे पास लेमडा 1 कितना था 6000 एंगस्ट्रॉम, उस पर जो तुम्हें फ्रिंजेस मिल रही थी उनकी फ्रिंज विड्थ कितनी थी, उनकी फ्रिंज विड्थ तुम्हारे पास थी 0.8 mm, तो 0.8 mm, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है इसमें। अब इस टाइम पर तुम्हारे पास जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन था D1,
वो कितना था, वो नॉर्मल था डी, नॉर्मल स्लिट सेपरेशन डी होता है। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करें तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस पर तुमने सोर्स चेंज करा और सोर्स चेंज करके तुमने एक सोर्स लिया λ2 वेवलेंथ वाला, जिसकी वेवलेंथ तुम्हें दी हुई है कितनी, 7500, जिसकी वेवलेंथ कितनी दी है तुम्हें, 7500, जल्दी से हटो। तो 7500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ तुम्हें दी हुई है। फिर कह रहे हैं कि आप बताइए फ्रिंज विड्थ कितनी होगी जबकि आपने स्लिट की डिस्टेंस, जो स्लिट सेपरेशन है S1 S2 है, उसको डबल कर दिया। तो ये D1 हमने पहले D लिया था, अब डबल कर दोगे तो इसको 2D हो गया। ये इतनी तो बात समझ में आ रही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये बिल्कुल उसी फार्मूला पर लगेगा कि λ1 तुम्हें 6000 दिया था, उस पर फ्रिंज विड्थ थी तुम्हारे पास 0.8 mm, और तुमने क्या करा, तुमने एक सोर्स से रिप्लेस करा और स्लिट के बीच की सेपरेशन को तुमने डबल कर दिया, वेवलेंथ निकालो। तो फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, वही बिल्कुल तरीका लगेगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, भाई फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का बीटा इक्वल्स, हाँ जी जल्दी से बताइए, बीटा इक्वल्स डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट केस के लिए, तो केस फर्स्ट की अगर बात करें तो केस फर्स्ट में तुम्हारे पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा वन इक्वल्स क्या बन जाएगा, डी, कैपिटल डी नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा, λ1 अपॉन स्मॉल डी की जगह हो जाएगा d1। ये तुम्हारे पास आ गया केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट से जो भी तुम्हारे पास आया तुम उसको ऐसा एक डब्बा बना के डब्बे में रख दो, ठीक है। केस फर्स्ट आ गया तुम्हारे पास। केस फर्स्ट के बाद बारी आती है केस सेकंड की, किससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं। तो केस फर्स्ट के बाद बारी आती है केस सेकंड की। केस सेकंड में देखो यहां पर लिखोगे तुम β2 इक्वल्स, डी तो नहीं चेंज हो रहा, λ1 हो जाएगा λ2 और d1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास d2। तो तुमने दोनों बार में केसेस से क्या बना दी, तुमने दो इक्वेशंस बना दी, एक β1 की और एक β2 की। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। और जल्दी से अपना पीला कलर लिख चलते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बनाई तुमने केस फर्स्ट से और ये इक्वेशन सेकंड बनाई तुमने केस सेकंड से। अब इन दोनों को तुम्हें डिवाइड करना है। तो ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट विद सेकंड तुम्हें निकालना क्या है, बीटा टू निकालना है ना, तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दो, वरना वो रेसिप्रोकल करते घूमोगे तुम। तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। अब सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट जब तुम कर रहे हो, इधर देखो जरा सभी लोग भैया, तो सेकंड में ये β2 ऊपर लिखोगे, तुम लिखोगे β2 अपॉन β1। देखो सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो β2 अपॉन β1 इक्वल्स लगा दिया इक्वल्स। अब β2 की वैल्यू पहले लिखोगे, तो β2 की वैल्यू कितनी है, d λ2 अपॉन d2। β2 की वैल्यू d λ2 अपॉन d2। उसके नीचे लिखोगे तुम β1 की वैल्यू, लेकिन वो नीचे वाली वैल्यू आगे जाकर रेसिप्रोकल में होगी, तो एक लाइन बचा रहे हैं। ऊपर सीधे देखो ये d λ1 अपॉन d1 है ना, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो d1 हमारा चला जाएगा ऊपर और ये d λ1 जो कि हमारे पास β1 की वैल्यू थी वो रेसिप्रोकल में चली गई। अब कैपिटल डी तुमने चेंज नहीं किया, तो कैपिटल डी को यहीं पर कैंसिल कर दो, कैपिटल डी तो कैंसिल हो गया। अब तुम देखो यहां पर तुम्हारे पास आ रहा β2 इक्वल, कौन आ रहा भाई, λ2। क्या λ2 की वैल्यू रख दें यहां पर सीधे λ2 कितना है 7500 मल्टीप्लाई बाई d1 कितना था d, वैल्यू नहीं गिवन थी ना, तुमसे बस ये बोले डबल कर दिया, तो d1 को तुमने d लिखा था, अपॉन में d2 कितना लिख दिया तुमने, d2 लिख दिया 2d, मल्टीप्लाई λ1 की वैल्यू कितनी थी 6000 एंगस्ट्रॉम, लेकिन अपॉन में β1 था ना, अपॉन में देखो β2 अपॉन β1, तो ये β1 यहां से उठा के सीधे आगे भेज दो, तो मल्टीप्लाई में तुमने β1 भेज दिया और β1 कितना था 0.8। बताओ क्या यार इतनी बात समझ में आ रही है, यहां पर कंफ्यूज ना हो जाना बिल्कुल भी। तुमने दो इक्वेशन बनाई है बहुत बढ़िया करके, सारी वैल्यूज लिखकर, उसके बाद तुमने दोनों को डिवाइड करा। अब तुम यहां से जो भी निकालना चाहो, यहां पर ये β2 की बात ही नहीं चल रही है, बात सिर्फ इस क्वेश्चन की नहीं है, बात तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की है ना। तो आप कैसे लगाओगे, एक क्वेश्चन बनाओ डिवाइड करो, एक क्वेश्चन बनाओ कांस्टेंट को इक्वेट कर दो, बहुत तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो क्या ये दो जीरो से ये दो जीरो निकल लेंगे, बिल्कुल निकल लेंगे। इस वाले डी से ये वाला डी चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। इस वाले डेसिमल से क्या एक जीरो नीचे लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमें बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो सब हटा दो, इसको यहां पर लेकर आओ।
कलर भी चेंज कर दे थोड़ा सा था। तो बीटा 2 इक्वल्स ऊपर कितना आ रहा 75 इंटू 8 और नीचे कितना आ रहा 2 इंटू 60 इंटू 10। क्या डायरेक्ट लिख दे 600। अब ये ना सोचना दो जीरो कैंसिल हो गए 60 बचा था यार, एक जीरो ये आया है जो डेसिमल हटाकर मैंने लगाया था। कैलकुलेशन इतनी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगी। कुछ कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाओ। 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या 5 से कैंसिल कर दें इधर वाला, आ जाओ। कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, कितने बच रहे हैं 2 बच रहे हैं, 5 5 जा 25। इधर क्या कर कैंसिल कर सकते हैं 5, जल्दी से 5 1 जा 5, कितना बचता है 1 बचता है, तो 5 2 जा 10 और फिर जाहिर सी बात है 0। तो अपने पास अब क्या बच रहा 15 4 120। तो हम अब क्या करें इसको पहले लिख लें। तो बीटा 2 इक्वल्स 15 इंटू 4, 15 4 से कितना हो जाता है 60 और नीचे कौन है 120, 0 0 गया 6 1 जा 6। एक सेकेंड तुम कहां चले, तो 6 1 जा 6, अरे कौन है भाई 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, मतलब 1/2। 1/2 को बोले तो 0.5। तो भैया तुम्हारी फ्रिंज विद इस वाले केस में फ्रिंज विद बीटा कितनी आ रही है 0.5 और इसकी यूनिट कोई तुम एसआई मत लिख देना, तुमने यूनिट कन्वर्ट नहीं करी है तो ये आएगी तुम्हारे पास mm आंसर। तो हमें कई चीजें दी हो सकती हैं एक क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है हमारे पास हमेशा यही चीजें दी हो। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें जो भी चीजें दे रखी होगी, वो तुमसे कह रहे हैं कि स्लिट्स के बीच का सेपरेशन डबल कर दिया, तुमने यहाँ 2d लिख दिया। यार किसी क्वेश्चन में तुमसे कह देंगे स्लिट के बीच का सेपरेशन हाफ कर दिया, किसी क्वेश्चन में तुमसे कहेंगे कि स्लिट सेपरेशन रिमेन सेम व्हाइल पोजीशन ऑफ स्क्रीन इंक्रीज या डिक्रीज कर दी गई, तो वहां पर तुम स्मॉल डी को चेंज नहीं करोगे यार, कैपिटल डी को चेंज करोगे। तो क्वेश्चन लगाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके लिए तुम्हें कुछ फार्मूला वगैरह पता होना चाहिए बढ़िया करके। तो स्क्रीनशॉट लो इसका, अगले क्वेश्चन पे चल रहा है, ले लिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। तो ये 9 वाला भी बढ़िया करके लग गया, अच्छा क्वेश्चन था एक बढ़िया सा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आओ भाई आओ, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में तुमसे ये क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी तो बढ़िया सारा क्वेश्चन है और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां भी क्वेश्चन नंबर 10 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। एक रेड लाइट तुमने यूज करी जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम थी, मतलब λ1 तुम्हें दिया हुआ है अभी के लिए। यूज्ड एंड द nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। तुमने रेड लाइट यूज करी है 6000 वेवलेंथ के साथ, जिस पर तुम्हें कौन सी फ्रिंज मिल रही है, nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है एट पॉइंट P। किसी पॉइंट P पर कोई पोजीशन P है, वहां पर तुम्हें क्या मिल रही है, nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट के साथ। कुछ नहीं कह रहे हैं आगे, बहुत बढ़िया। ऑन स्क्रीन आगे करें, कीपिंग द सेम सेटिंग्स। कीपिंग द सेम सेटिंग्स मतलब ना कैपिटल डी चेंज किया ना स्मॉल डी चेंज किया, मतलब स्लिट सेपरेशन भी चेंज नहीं किया और स्लिट्स और ऑब्जर्वेशन स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है कैपिटल डी उसको भी चेंज नहीं किया, ठीक है ना, मीडियम कोई चेंज किया। तो कीपिंग द सेम सेटिंग्स सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने क्या करा, सोर्स को किससे चेंज कर दिया, ग्रीन लाइट से, जिसकी वेवलेंथ 5000 मतलब सोर्स की वेवलेंथ उन्होंने कम कर दी। आगे कह रहे हैं देन n+1 ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन। बहुत बढ़िया। और कहां पर ऑब्टेन हो रही है, पॉइंट P पर। तो पहले nth ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो रही थी P पर जब वेवलेंथ तुम्हारे पास 6000 थी, बाकी सब सेम रखा, वेवलेंथ चेंज कर दी और वो तुमसे कह रहे हैं अब उसी पॉइंट पर n+1 ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। अब ये एक अगली फ्रिंज मिल रही लेकिन पोजीशन सेम है, तो हम ये समझ रहे हैं इस वाली वेवलेंथ की पोजीशन और इस वाली वेवलेंथ की पोजीशन, दोनों पोजीशन कैसी होंगी, सेम होंगी। फ्रिंज पोजीशन, फ्रिंज लोकेशन दोनों केस में सेम होगी। तुमसे क्या कह रहे हैं कि ये n की वैल्यू बताओ कि कौन सी फ्रिंज की बात चल रही है, कि 6000 एंगस्ट्रॉम से कौन सी फ्रिंज, पहली फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज, चौथी फ्रिंज और 5000 पर कौन सी फ्रिंज। तो वो नंबर ऑफ n निकालना है। अब जाहिर सी बात है n निकाल लोगे तो तुम्हारे पास 6000 वाली नंबर आ जाएगा फ्रिंज का, मान लो 3 आ गया n, ठीक है। उसके बाद तुम 5000 वाली के लिए ले रहे हो तो वो तो n+1 है ना, तो अगर इसके लिए 3 आएगा तो इसके लिए 4 आ जाएगा। तो हमें n कैलकुलेट करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे तो ये।
आओ जल्दी से। तो वेवलेंथ है 6000 और फ्रिंज मिल रही है nth और 5000 पर n+1 मिल रही है। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। जब वेवलेंथ λ1 तुम्हारे पास है, जब वेवलेंथ λ1 कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, तो तुम्हें जो फ्रिंज मिल रही है वो कहां मिल रही है, nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, ठीक है। देन nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। तो जब λ1 है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, कहां पर मिल रही है, एट पॉइंट P पर nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है तुम्हें। कब मिल रही है भाई, जब वेवलेंथ कितनी है तुम्हारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम उसके लिए कंडीशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वी नो दैट फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, जो फ्रिंज लोकेशन होती है ना xn होती है। x मतलब तो फ्रिंज पोजीशन या फ्रिंज लोकेशन है, तुम x या y कुछ भी मान सकते हो उसको, और n का मतलब है nth ब्राइट फ्रिंज की लिए बात चल रही है, ठीक है। तो xn इक्वल्स, फार्मूला क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है तो n d लैम्डा बाई स्मॉल d। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो d लैम्डा बाई d क्या होता है, ये तो फ्रिंज विड्थ है ना। तो बस कुछ नहीं करना, तुम्हें ब्राइट फ्रिंज के लिए यहां पर तुमने n d लैम्डा बाई स्मॉल d कंडीशन लगा ली। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, अच्छा ये लैम्डा नहीं है, ये कौन है भाई, ये λ1 है। कीपिंग द सेम सेटिंग, मतलब डी और डी से कोई मसला नहीं है हमारा, ठीक है, डी और डी बेचारे सेम है। फिर तुमने यहां पर एक इक्वेशन बना ली। तो तरीके बड़े आसान है भाई, देखो तुम्हें जो दिया जाए उससे पहले एक इक्वेशन बनाओ। तुम्हें यहां पर दिया था कि वेवलेंथ 6000 के साथ nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही, तुमने nth ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला लिख दिया यहां पर। लेकिन अब थोड़ा सा मामला चेंज हो गया। अब ये तुमसे क्या कह रहे हैं, अब ये तुमसे कह रहे हैं, पहले तो एक लाइन खींच दो बीच में। देखो अब ये तुमसे क्या कह रहे हैं, हाँ अब ये तुमसे क्या कह रहे हैं, λ2 तुम्हारे पास कितना था 5000 एंगस्ट्रॉम, और उस λ2 पर क्या हो रहा था, देन कौन सी फ्रिंज मिल रही थी, n+1 ब्राइट फ्रिंज is obtained at the same point P, at the same point P, मतलब उसी पॉइंट P पर तुम्हें अब दूसरी फ्रिंज मिल रही है तुम्हारे पास, जो कि कौन सी है, n+1, ठीक है। तो अब तुम्हें उसके लिए भी लिखना पड़ेगा। तो तुम अब क्या लिखोगे भाई, जल्दी से बताओ। तुम लिखोगे फिर वी नो दैट फॉर, ये था फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, ये क्या हो जाएगा, फॉर n+1 ब्राइट फ्रिंज। तो यहां पर तुम्हारा फॉर्मूला xn आया था, यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, xn+1। यार ये nth ब्राइट फ्रिंज के लिए था, ये उससे एक फ्रिंज अगली है, तो एक फ्रिंज अगली है मतलब n+1 इक्वल्स, यहां फॉर्मूला था nd λ1 बाई d, यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n तो नहीं है ना, n+1 है, एक जोड़ दिया गया उसमें, बाकी सब वैसे ही रहेगा d लैम्डा बाई स्मॉल d। लेकिन मसला तो ये है ना, d बाई d ये सेटिंग सेम है, वेवलेंथ चेंज करी है, तो ये लैम्डा की जगह तुम्हारे पास हो जाएगा λ2। किसी सज्जन को कोई परेशानी तो नहीं। तो हमारे पास ये एक आइटम आ गया, एक इक्वेशन और आ गई। सबसे जरूरी काम तुम्हारे पास तो ये है कि तुम पहले एक nth ब्राइट फ्रिंज के लिए इक्वेशन बनाओ और उसके बाद n+1 फ्रिंज के लिए एक इक्वेशन बनाओ, दोनों ब्राइट फ्रिंज है। अब मसला क्या है, तुम्हें यहां से निकालना क्या है, तुम्हें यहां से निकालना है नंबर, ये n निकालना है कि कौन सी फ्रिंज की बात हो रही है, ठीक। तो अब ये n कैसे निकालोगे, जरा एक बात देखो, तुम्हें सिर्फ λ1 λ2 दिया है, चलो dd कैंसिल हो जाएगा। तुमने एक बात ध्यान करी है, अगर बात ध्यान करने के लिए हम थोड़ा सा एक पेज जोड़े यहां पर, देखो ये सोर्स है, ये सेंट्रल ब्राइट। पहले वाले केस को हम ले रहे हैं रेड से, रेड लाइट थी ना पहले वाले में, तो रेड से जो फ्रिंजेस बनी हैं, nth वाली की बात कर रहे हैं, कौन सी वाली की, nth वाली की, वो बनी है पॉइंट P पर। उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, वो कितनी है, xn, रेड वाले के लिए। फिर जब सोर्स को चेंज करा ग्रीन से, सोर्स की वेवलेंथ चेंज करी है ना, तो देखो वेवलेंथ चेंज हुई है, सॉरी, तो हमारे पास चेंज क्या हुई है, वेवलेंथ। अच्छा वेवलेंथ चेंज हुई है, तो अब ये ग्रीन के लिए क्या आ गई है, n+1 फ्रिंज मिल रही है, लेकिन उसकी भी पोजीशन P है। तो अभी तुम्हारे पास xn+1, ये भी तो उतना ही है ना जितना xn था,
क्योंकि पहली बार भी पॉइंट पी पर ही मिल रही थी तुम्हें जो फ्रिंज थी, अभी भी तुम्हें फ्रिंज पॉइंट पी पर मिल रही है। पहली वाले केस के लिए पॉइंट पी की जो पोजीशन थी वो एक्सएन थी, और अब की दूसरे केस के लिए पॉइंट पी की पोजीशन एक्सएन प्लस 1 थी। तो क्या एक्सएन और एक्सएन प्लस 1 ये बराबर होंगे आपस में? बिल्कुल यार, ये तो फ्रिंज पोजीशन है जब फ्रिंज सेम पॉइंट पर मिल रही है। जैसा कि देखो क्वेश्चन में भी बताया तुम्हें, क्वेश्चन में तुम्हें क्या बताया ये सब बताएं जरा, तो तुम देखो क्या लिखा है। Keeping the same setting, source is replaced by green light of 5000 angstrom, then n plus 1 bright fringe is obtained at point P। तो हमारे पास वो जो फ्रिंज पोजीशन है वो दोनों बार कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली। तो यहां से इतना पता चला कि xn बराबर xn प्लस 1, ये चीज रखनी है हमें। वापस चलते हैं अपने इक्वेशंस की तरफ। तो ये xn और ये xn प्लस 1 हमें इक्वल करने हैं, और ये इक्वल तुम कैसे करोगे? ये इक्वल तुम करोगे, हाँ, तो अगर तुम यहां पे इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो तुम्हें एक लाइन लिखना पड़ेगी यहां पे। और लाइन क्या लिखोगे तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसा तुम्हें बताया गया है, क्वेश्चन में क्या बताया गया? पॉइंट भी सेम बना रही है सेम पॉइंट पर, तो एक्सएन किसके बराबर होगा? एक्सएन प्लस 1 के बराबर होगा। ये चीज तुम्हें क्वेश्चन में बताई गई है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज देख लो बस। तो एक्सएन की वैल्यू कितनी है जरा बताओ? एन डी लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल डी। यहां पर वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? यहां पर वैल्यू है एन प्लस 1 डी लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल डी। देखो स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, बिल्कुल आराम से। क्या बन रहा तुम्हारे पास? क्या बन रहा भाई? देखो जल्दी से, तुम्हारे पास चल रहा एन लैम्डा 1 इक्वल्स एन प्लस 1 लैम्डा 2, ठीक है। और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज भी रख ले। तो वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैम्डा 1 6000, लैम्डा 2 5000। आओ, तो लैम्डा 1 6000, तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू 6000 इक्वल्स n प्लस 1 इंटू 5000। कुछ भी ना करो, 3 0 से 3 0 उड़ा दो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है, वरना तुम इसमें सीधे सीधे ऐसे लिखोगे। अगर नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाओ सीधे, यहां से डिलीट हो जाएगा मामला। तो ये इधर कितना बचा? इधर बचा 6n, इधर बचा n प्लस 1 इंटू 5। n प्लस 1 इंटू 5 मतलब 5n प्लस 5। इसको पीछे लेकर आओ, 6n माइनस 5n कितना हो गया? n, और आगे कितना चल रहा है? 5। तो कौन सी फ्रिंज बन रही है? कौन सी ब्राइट फ्रिंज बन रही है? जल्दी से बताओ, कौन सी ब्राइट फ्रिंज? पांचवी ब्राइट फ्रिंज। सोर्स चेंज करोगे तो कौन सी ब्राइट फ्रिंज वहीं पर बनेगी? छठी ब्राइट फ्रिंज। तो 5 प्लस 6, तो हमारे पास देखो पहले केस में हमारे पास पॉइंट पी पर कौन सी फ्रिंज बन रही है? कौन सी फ्रिंज? फिफ्थ फ्रिंज। यहां पर अगर इसको चेंज करना चाहें थोड़ा सा, तो कौन सी फ्रिंज बन रही है? फिफ्थ फ्रिंज। और इस केस में उसी पॉइंट पर कौन सी बन रही है? सिक्स्थ फ्रिंज। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इतने का ये लिखो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख के ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एक बार जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना इनकी, बिल्कुल मजा आ जाएगा बढ़िया करके। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा लग गया था? क्वेश्चन 10 लग गया था, ठीक। तो क्वेश्चन तो लग गया 10। अच्छा, 11th क्वेश्चन भी हमारे पास लिखा है, वाई पोलेरॉइड सनग्लासेस रिड्यूस ग्लेयर। पहले तो एक बात सुनो बहुत बढ़िया सी, पोलेरॉइड ये हैं क्या भाई? पोलेरॉइड्स। ये पोलेरॉइड्स क्या हैं? पोलेरॉइड्स वो फिल्म हैं, वो शीट्स हैं जो पोलराइजेशन करती हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई, मान लो ये कोई लाइट सोर्स है, ये क्या है? ये कोई लाइट सोर्स है। तो इस लाइट सोर्स से जो लाइट्स आ रही होंगी ना, वैसा सभी डायरेक्शन में लाइट ऐसा वेव की फॉर्म में ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ट्रांसवर्स नेचर दिखाता है ना पोलराइजेशन। हाँ, तो हमारे पास देखो ये एक लाइट आ रही है, और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये आपकी तरफ बाहर भी आ रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सोर्स है जिसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस है, जितनी पॉसिबल वाइब्रेशंस हो सकते हैं, जितनी भी डायरेक्शन के, वो सारे वाइब्रेशन यहां पर प्रेजेंट है। इस लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। एक ऐसी लाइट जिसके अंदर वाइब्रेशंस प्रेजेंट हैं सभी डायरेक्शंस की, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं, सारे ही वाइब्रेशंस उसमें प्रेजेंट है। ऐसी लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट के सामने तुमने कोई फिल्टर लगा दिया। क्या लगा दिया तुमने यहां पर कोई फिल्टर लगा दिया, ठीक है। फिल्टर में तुम कनाडा बेल्सम ले सकते हो, या तुम निकोल प्रिज्म ले सकते हो। तो ऐसे डिवाइसेस जो इस लाइट को फिल्टर कर देंगे। चलो यहां पर
एक टूरमेलिन क्रिस्टल भी आता है, तुम वो ले सकते हो, ठीक है। अब जरा एक चीज देखो बहुत बढ़िया करके, यहां पर तुमने इस डिवाइस में, ये जो डिवाइस लिया है ना, इसमें ये कुछ ऐसे वर्टिकल लाइंस बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ये वर्टिकल लाइंस। अब ये क्या होगा, यहां से जो लाइट जा रही है, अब ये लाइट इससे जब पास होकर जाएगी तो जितने भी रैंडमली डायरेक्शंस के वाइब्रेशन है वो सारे के सारे ये क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेगा। इस क्रिस्टल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि सिर्फ एक वाइब्रेशन को, एक प्लेन के वाइब्रेशन को वो पास होने देगा, बाकी सबको क्या कर लेगा, बाकी सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां से अब जो लाइट पास होकर आगे निकलेगी, आप बताना भाई, वो लाइट ऐसे ही निकल सकती है, बस इस तरीके से, इस तरीके से ही वो लाइट निकल सकती है। ये प्रोसेस कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करना प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। अब इस लाइट में सिर्फ एक ही प्लेन के लिए वाइब्रेशन प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास कहलाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या इसको सिर्फ और सिर्फ पोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हैं। तो अनपोलराइज्ड को प्लेन पोलराइज्ड में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाती है पोलराइजेशन। क्या कहलाती है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट करने के लिए जो तुम्हें डिवाइस जरूरी होते हैं ना, इनको बोलते हैं हमारे पास पोलेरॉइड्स। क्या बोलेंगे? पोलेरॉइड्स। कि पहले तो लाइट में बहुत सारे वाइब्रेशन थे, इस डिवाइस ने हमारे पास सभी वाइब्रेशन को कैंसिल कर दिया एक्सेप्ट वन, एक वाइब्रेशन को छोड़ा है सिर्फ, तो ये डिवाइस कहलाएंगे तुम्हारे पास पोलेरॉइड। अब वो तुमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाई पोलेरॉइड सनग्लासेस रिड्यूस ग्लेयर। ग्लेयर मतलब वो एक चमक है, ठीक है। क्यों रिड्यूस कर देते हैं ग्लेयर? क्यों रिड्यूस कर देते हैं यार? देखो, क्योंकि वो जब लाइट को पास करवाएंगे अपने अंदर से तो अननेसेसरी जितने भी वाइब्रेशन है सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे और सिर्फ एक प्लेन के पैरेलल वाइब्रेशन को जाने देंगे, इसीलिए वो ग्लेयर को रिड्यूस कर देते हैं। तो आंसर यहां पर लिखा हुआ भी है, थोड़ा सारा छोटा सारा एक आंसर लिखा हुआ है। वो आंसर क्या लिखा है? दे ट्रांसमिट वन पोलराइजेशन यूजुअली वर्टिकल, ठीक है, and block horizontal polarized light reflected from the surfaces reducing reflected glare। तो ग्लेयर को रिफ्लेक्टेड ग्लेयर को रिड्यूस करने का पीछे का रीजन क्या है? अननेसेसरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारे पास इस पोलराइड के क्रिस्टल्स जो हैं। एक और चीज है, आपने देखा होगा, आप 3D मूवी देखने जाते हैं जब, तो 3D मूवी के लिए आपको एक वो चश्मा देते हैं ना, एक ग्लास देते हैं आपको, उसका क्या करते हैं आप, जब आप उसको हटा के, बीच में चुल होती है देखो इंसान के, हमने कई बार करा, तो आप ऐसे उसको एक बार ऐसे नीचे करके स्क्रीन देखते हैं, फिर आप ऐसे लगा के दोबारा देखते हैं, तो आप उसको नीचे करते हैं, आपको ब्लर दिखता है वहां पर, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया करके क्लियर नहीं दिखता, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं। वहां पर जो लाइट है ना, वो हमारे पास कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट है। जब आप उसको लगाएंगे, उस ग्लास को जब लगाएंगे, तो उसमें जो ग्लास लगे रहते हैं, ये किसके होते हैं? पोलराइड ग्लास होते हैं। तो वो सभी रैंडमली वाइब्रेशंस को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और आपकी आंखों तक कौन से वाले पहुंचाते हैं? सिर्फ जो से जरूरी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत जरूरी है। वैसे पोलराइड आप एग्जाम के लिए भी अच्छे से एक बार देख कर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? सर जी कितनी देर की हो गई? अगला, चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जल्दी इसको देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वाई सेंट्रल फ्रिंज इन YDSE इज ऑलवेज ब्राइट। ये कहना है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमेशा ब्राइट क्यों होती है। तो सेंट्रल ब्राइट इतना ज्यादा ब्राइट है, उसके पीछे का एक रीजन भी है, क्योंकि वहां पर जो देखो ये डायग्राम अगर हम थोड़ा सा बनाए, यहाँ पर डायग्राम, यहाँ पर क्यों बनाना डायग्राम के लिए, चलो अपने बोर्ड पर आओ, देखो सेंट्रल ब्राइट, ये सोर्स है, ये स्लिट यहां पर कहीं पर बनेगा, ये बनेगा यहां पर सेंट्रल ब्राइट। ये कौन बनेगा? सेंट्रल ब्राइट बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, क्योंकि यहां से और यहां से जो दो लाइट वेव जाकर यहां ओवरलैप होंगी, सुपर इंपोज होंगी, उनके बीच में पाथ डिफरेंस नहीं होता, पाथ डिफरेंस 0 होता है। कितना होता भाई? उनके बीच में पाथ डिफरेंस होता है ZERO 0, इसीलिए बहुत ज्यादा वहां पर ब्राइटनेस होती है। अब किसी एक सेट के लिए जो थीटा इंक्लिनेशन ऊपर है या थीटा इंक्लिनेशन नीचे, कई सारे सेट्स होते हैं ना यहाँ पर, अगर आपने यंग्स डबल स्लिट पढ़ रखा है, एक सेट ऐसा ऊपर की तरफ होगा, फिर एक सेट ऐसा नीचे की तरफ होगा, तो आपको अल्टरनेट फ्रिंजेस यहां पर मिल रही हैं। सेंट्रल ब्राइट बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि वहां पर पाथ डिफरेंस कितना होता है? पाथ डिफरेंस 0 होता है। आओ क्वेश्चन की तरफ। When slits are identical, slits identical है, no extra phase introduced and path difference at center is 0। अब 0 है तो कौन सी बन रही है? कंस्ट्रक्टिव बनेंगी ना, कंस्ट्रक्टिव बन रही है, इसका मतलब वो ब्राइट फ्रिंज होगी। दूसरी बात, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये, आओ देखें क्या लिखा है। व्हाट हैपेंस टू इंटरफेरेंस पैटर्न इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड। ये भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन।
कि क्या हो जाएगा जब एक स्लिट क्लोज हो जाएगी। जरा एक बार देखो, तुम खुद देख के बताना भाई क्या हो जाएगा। आओ चलते हैं इधर जरा, देखो इधर, ये सोर्स था, ये सिंगल स्लिट, ये डबल स्लिट, सामने स्क्रीन। पहले तो इंटरफेरेंस होता था, तुम एक स्लिट को क्लोज कर लो, ये तुमने एक स्लिट क्लोज कर दी, अब तो ये सिंगल स्लिट बची। क्या बची? ये बची सिंगल स्लिट। और सिंगल बेचारा क्या करेगा? इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इंटरफेरेंस के लिए दो लोग चाहिए, मिक्सिंग करने के लिए दो लोग चाहिए। अकेला सिंगल मिक्सिंग नहीं कर सकता बेचारा, तो वो क्या करेगा? अब देखो यहां पर ये स्मॉल अपर्चर बन गई है ना, स्मॉल अपर्चर जो होगी हमारे पास, वहां से एक और फिनोमेना होता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस नहीं होगा भाई, अब क्या होगा? डिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहां से जो लाइट वेव जाएगी वो कुछ इस तरीके से, ये देखो ऐसे, यहां पर ये जाना चाहिए थी नॉर्मली, सामने होना चाहिए थी, सामने होना चाहिए थी तुम्हारे पास। ये क्या होना चाहिए थी? ये होना चाहिए थी लाइट, और इसके ऊपर ये सब क्या होनी चाहिए थी? ये सब होनी चाहिए थी डार्कनेस। ठीक है, क्योंकि लाइट पास होगी तो यहां पर, अब यहां पर होगा क्या? लेकिन यहां पर होगी लाइट की बेंडिंग। यहां पर लाइट की क्या होगी? अब सॉरी, यहां पर होगी, अरे क्या बदतमीजी है भाई। तो यहां पर कॉर्नर्स पे लाइट की क्या हो जाएगी? बेंडिंग। और देखिए जो ज्योमेट्रिकल शेडो वाले रीजन थे, ज्योमेट्रिकल शेडो वाले रीजन में भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगी? तुम्हें देखने को मिलेगी लाइट। तो लाइट का स्मॉल ओपनिंग्स पे, अपर्चर्स पे बेंड हो जाना, और ज्योमेट्रिकल शेडो वाले रीजन में लाइट का दिखना, इल्यूमिनेशन दिखना, ये फिनोमेना कहलाता है डिफ्रैक्शन। तो अगर एक स्लिट बंद हो गई तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो जाएगा, और वहां पर फिनोमेना कौन सा होगा? डिफ्रैक्शन होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? जल्दी से चलते हैं। देखो, पैटर्न डिसअपीयर, यू गेट अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फ्रॉम द रिमेनिंग स्लिट। क्या बात समझ में आ रही है? तुम्हें इंटरफेरेंस की जगह यहां पर डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। जल्दी से इसको भी हटाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? अब यार ये तो क्वेश्चन क्लास में भी हम लोग कई बार कर चुके। देखो क्वेश्चन क्या है? वाई कलर ऑफ फ्रिंजेस चेंजेस व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड। तो नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक लाइट से जो फ्रिंजेस मिल रही हैं उसमें सिंगल कलर होता है। अब हमारे पास अगर व्हाइट लाइट यूज करी ना, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे क्या होगा? मिक्सिंग होगी सभी कलर्स के लिए मिक्सिंग होगी। तो आपको क्या मिलने वाला है? वहां पर कलर्ड बैंड्स मिलेंगे। और अगर बहुत ज्यादा मिक्सिंग करोगे तो हमारे पास वो जो पैटर्न है वो गायब भी हो जाएगा, और सेंटर ब्राइट तुम्हें व्हाइट दिखेगा, बस लिखा वो भी है। व्हाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर, ईच वेवलेंथ क्रिएट्स इट्स ओन इंटरफेरेंस पैटर्न। हर कलर की वेवलेंथ अपने अलग अलग पैटर्न बनाएगी, उनकी मिक्सिंग होगी, ओवरलैपिंग टू फॉर्म अ सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज। और व्हाइट फ्रिंज कैसी मिलेगी? सेंटर बहुत ज्यादा व्हाइट मिलेगी। एंड कलर्ड फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड विद शॉर्टर वेवलेंथ्स अपीयरिंग क्लोजर टू द सेंटर। शॉर्टर वेवलेंथ वाली सेंटर के बिल्कुल पास दिखेंगी, मतलब बिल्कुल ब्लर सा दिखेगा, सेंटर बहुत ज्यादा वाइट दिखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया बहुत आसान सा। अगला क्वेश्चन और आओ भाई, अगला और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो 50 मिनट की हो गई है ऑलरेडी। दानियाल सर पीछे से बार बार कह पड़े भाई 50 मिनट की हो गई है। चॉकलेट भी हालांकि इन्होंने खा ली है, पूरी खा ली है, छोड़ी भी नहीं है भाई। इंसान दूसरे के लिए छोड़ता भी है कुछ खाने पीने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से हो। लिखा है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? एग्जाम्पल देकर बताइए। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? आओ जरा देखो। तो कोहेरेंट सोर्सेस आर दो सोर्सेज ऑफ लाइट विच इमिट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दो चीजें याद रखना, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी। ऐसे सोर्सेस क्या कहलाएंगे? ऐसे सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे। Because of these properties, the waves from coherent sources can produce a stable interference pattern. और stable interference pattern obtain करने के लिए sources coherent होने ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, in Young's double slit experiment, two slits acts as a sources. कौन से सोर्सेस? कोहेरेंट सोर्सेस। अगर आप वापस जाएंगे ना अपने उस पीछे वाले बोर्ड वाले डायग्राम की तरफ, तो यहां पर अगर आप देखें, ये पहले स्लिट थी, यहां पर एक स्लिट बनाई थी ना हमने, जिसको हमने हटा दिया था ये। अब ये एक स्लिट S1 है, ये एक स्लिट S2 है। ये दोनों सोर्सेस तुम्हारे पास S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें एक प्राइमरी सोर्स पहले रखना पड़ेगा। दो इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन करना मुश्किल है,
बात समझ में आ रही है? तो इन सभी क्वेश्चंस को बढ़िया करके देखना, इनकी प्रैक्टिस करना बेहतरीन करके। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से क्वेश्चंस और लेकर। तब तक के लिए इनको रिवाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।